वेलकम बैक। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी चैप्टर 14 सीए फाइनल ऑडिट का पार्ट 2 रिवीजन सेशन का। पार्ट 1 में हमने सारे प्रोविजंस डिस्कस कर लिए एनबीएफसी से रिलेटेड, जिसमें अमेंडमेंट है, हेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पार्ट 2 में अब अपन ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्कस कर रहे हैं कि आप एनबीएफसी का ऑडिट करेंगे तो किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले देखिए, ऑडिट प्रोसीजर्स में वी हैव दीज 5 प्रोसीजर्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनमें से किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का आएगा कि आप एनबीएफसी का ऑडिट कर रहे हो तो उसका बिजनेस असर्टेन कैसे करोगे, क्यों करोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएशन कैसे करोगे, रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई और नेट ओन फंड्स विच इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो क्या चेक करना है, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स के डायरेक्शंस पे क्या चेक करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं असर्टेनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। क्या करना है हमको, बिजनेस क्यों असर्टेन करना है, क्यों? क्योंकि आपका एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन होगा टू सम एक्सटेंट इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज विच यू डू। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी है तो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन्वेस्टमेंट्स गिविंग लोन्स। बट आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो तो ऐसा तो नहीं, आप नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइमरली कर रहे हो, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। तो वील स्टार्ट फर्स्ट विद एमओए असेस द प्रिंसिपल बिजनेस। इसके अलावा हम कमिटी की मीटिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी या मैनेजिंग कमिटीज जो डिस्कशन कर रही हैं उससे हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली व्हाट इज द बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजी। इससे क्या समझ में आ गया आपको बिजनेस, बेस्ड ऑन दैट आप देखिए कि क्लासिफिकेशन कंपनी का सही है या नहीं। अकॉर्डिंगली द प्रोविजंस ऑफ लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक डिपॉजिट्स, नेट ओन फंड्स, एवरीथिंग वुड बी डिपेंडेंट। तो नॉर्मल लिमिट्स नेट ओन फंड्स की 10 करोड़ हो गई है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की डिफरेंट है, अदर कंपनीज की अलग हो सकती है। हर कंपनी की तरह हमें एनबीएफसी में भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट करना है, बिकॉज यहाँ पे भी हम कंट्रोल्स पर रिलाई करेंगे। मे बी उस पर हमें रिपोर्ट भी करना पड़े सेक्शन 143(3)(i) के अंतर्गत, और अदरवाइज सैम्पल साइज के लिए। तो पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, देखते हैं क्या वो एडिक्वेटली और इफेक्टिवली फॉलोड है, नॉर्मल। देन ये बताइए एनबीएफसी स्पेसिफिक क्या पॉइंट लिखोगे, तो दोनों जनरल हो गए। तो एनबीएफसी में मेनली कंट्रोल हमें चाहिए एडवांसेस से रिलेटेड, तो विल हैव टू सी कि क्या हम एडवांसेस को पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ में रिकवरी मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली स्टिकी एडवांसेस, जिसका मतलब ये कि जो एडवांसेस स्टिक कर गए, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, चले जा रहे लंबे चले जा रहे हैं, एनपीए होने की कगार पे, और एनपीए डिस्क्लोजर्स। तो फोकस इंटरनल कंट्रोल का इन एरियाज पे स्पेसिफिक होगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन। Section 45IA of the RBI Act, all NBFCs are required to comply with registration requirement. Minimum net own funds now is 10 crores for maximum majority of the NBFC. पहले 2 करोड़ होती थी, अभी भी आईसीआई के मैंने बताया था कि क्वेश्चंस में आंसर अपडेट नहीं किया है, पर उन्होंने अंदर का कंटेंट अपडेट कर दिया। एग्जिस्टिंग एनबीएफसी को टाइम दिया गया 27 तक का उन्हें ये लिमिट अचीव करने के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन केस जैसे आपकी नेट ओन फंड्स अभी क्रॉस हुई है, या आप अभी प्रिंसिपल फाइनेंशियल बिजनेस आपका हुआ है और अब आपने अप्लाई किया एनबीएफसी के लिए, तो फिर उस केस में अगर ऑडिट यहाँ कंप्लीट हो गया है तो आप एप्लीकेशन मेड फॉर एनबीएफसी चेक करेंगे। देन ये अपने आप में एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसे कुछ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना है, जैसे बैंक्स में एसएलआर होता है। यहाँ पे हमें परसेंटेज वगैरह ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या हमने स्पेसिफाइड परसेंटेज लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट किया है, हमने यानी एनबीएफसी ने, और इसकी एक क्वार्टरली रिपोर्ट होती है जो आपको आरबीआई को सबमिट करना पड़ती है। तो ये जो क्वार्टरली रिपोर्ट या रिटर्न है, एनबीएफसी का ऑफिसर इसे क्या करेगा, प्रिपेयर करके क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करेगा, ये बताते हुए कि भैया जितनी रिक्वायरमेंट थी स्टैट्यूटरीली इन्वेस्टमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखने की, हमने क्या प्रीवियस क्वार्टर में उतना किया या नहीं किया। ऑडिटर को कंप्लायंस देखना है, दोनों रिटर्न्स फाइल होने से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं यानी। तो इससे रिलेटेड कंप्लायंस हम क्यों देखें सर, ऑडिटर इन सब चीज़ों को थोड़ी ना देखता है। तो यहाँ जब अपन ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें एक रिपोर्ट देना होती है, उसमें इस तरह की चीज़ों को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। दैट इज वाई ये हमारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एनबीएफसी ऑडिट में। तो नॉर्मली एक ऑडिटर ये नहीं देखेगा कि एमसीए में रिटर्न, हमारा एनुअल रिटर्न फाइल समय पर हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर करेगा। बट एनबीएफसी के केस में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डाली गई। देन पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, अगर एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रही है तो उस केस में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। उससे पहले अब आरबीआई से जो एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन दिया है वो समझ लीजिए। अब तो आरबीआई देता है, पुरानी एनबीएफसीज में जब कैटेगराइजेशन नहीं होता था तब उस समय का नहीं दिया है, तो फिर आपको बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन फाइल, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एमओए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स, इससे असेस करना पड़ेगा एनबीएफसी का क्या नेचर ऑफ बिजनेस है। और आपको देखना पड़ेगा कि पब्लिक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन यानी कि
पब्लिक डिपॉजिट लेना और उसका रीपेमेंट करना, ये सबसे रिलेटेड क्या पूरी एक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। तो क्या एस्पेक्ट्स कवर करना पड़ेंगे हमें, ये सारे एस्पेक्ट्स है जो आपको यहाँ पे दिए गए। इसको डिवाइड किया गया बेटा पॉइंट A B C D। ड्रोन चार्ट्स में कोशिश की गई है हर जगह प्रॉपर नंबरिंग देने की, सीक्वेंस देने की, ताकि आपको हर चीज़ ऐसी नहीं लगे कि ओ माय गॉड इसमें 10 पॉइंट पढ़ना है। ओके 10 पॉइंट डिवाइडेड इन 4 पार्ट, हर पार्ट के कुछ कुछ पार्ट है तो आप 4 याद रखेंगे, सबके अंदर 2 2 3 3 पॉइंट, ओवरऑल आप इस तरह से पॉइंट्स याद रख पाएंगे। क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले अपन बात करते हैं सीलिंग ऑन पब्लिक डिपॉजिट। ऑडिटर टू चेक लिंक टू क्रेडिट रेटिंग बाय अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एनबीएफसी में बड़ा ही स्पेशल केस है। जनता से डिपॉजिट ले रहे हो तो क्या हुआ, कल दिन एनबीएफसी डूब गई तो जनता का पैसा डूबेगा, तो इसके लिए आरबीआई बहुत कंसर्न है। तो आरबीआई ने कहा कि भैया पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो आपको सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगी। भारत में कुछ ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो रेटिंग देती है, आप उनके पास जाइए और रेटिंग लीजिए। वो रेटिंग आपको अगर एक मिनिमम ग्रेड की देंगे तो ही आप एनबीएफसी क्या कर पाएंगे, पब्लिक से डिपॉजिट ले पाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने जब हमारी बढ़िया क्रेडिट वर्थिनेस की कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे थे तब रेटिंग ले ली और डिपॉजिट रेज कर लिए, और उसके बाद तो बेइंतहा इतना पैसा जनता का जो आया है, ऐसे दोनों हाथों से यूं लुटाया हमने, जो रिलेटिव लोन लेने आया सबको दे दिया, जिससे अब बहुत सारे खाते एनपीए हो गए, रेटिंग हमारी डिटोरिएट हो गई है। बट जनता तो फंस गई, क्यों? क्योंकि उससे तो हमने 10 साल के पब्लिक डिपॉजिट रेज कर ली। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आरबीआई भी समझता है तुम ऐसी चालाकी करने वाले हो। तो आरबीआई ने बोल रखा है कि क्रेडिट रेटिंग आपको लेना है, एनुअली आपको रिवाइज करना, और इनकेस अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है तो डाउनग्रेडेड क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आप जितना पब्लिक डिपॉजिट रख सकते हो आप उतना ही रखोगे, पूरा एक्सेस आपको लौटाना पड़ेगा। और मजे की बात सुनो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे ही दिया जाता है। और बड़ा ही सुनने में अजीब लगेगा, क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी आप उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो। सर कुछ गलत बोल गए आप। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं भी ऐसे ही बोलता। आरबीआई ने बोल रखा है अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, खराब रेटिंग है तो लोगों को लुभाने के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देके क्या करोगे, उन्हें फंसाओगे और आप बोलोगे मुझे तो मुद्दल ही नहीं लौटाना है, तो फिर ब्याज कितना भी बोल दो क्या फर्क पड़ना है। इसलिए आरबीआई ने बोला इफ यू गेट अ डिटोरिएटेड और अ बैड क्रेडिट रेटिंग इन दैट पर्टिकुलर केस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच यू कैन ऑफर वुड बी लेस, सो पीपल ऑटोमेटिकली विल नॉट सब्सक्राइब टू यू अनलेस एंड अंटिल दे रियली आर वेरी श्योर अबाउट इट। तो आपको एक तो क्रेडिट रेटिंग लेनी है, उससे आपकी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या ऑफर कर पाओगे डिपेंड करेगा। एनुअली रिन्यू करानी है, अगर आपकी डिटोरिएट हो गई रेटिंग तो एक्सेस डिपॉजिट भी रिफंड करना पड़ेगा। और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल जो दे रहे हो वो रेटिंग के अनुसार प्रॉपर नहीं है, ऑल योर डिपॉजिट्स विल रन ऑफ टू मैच्योरिटी, यानी आपको सबको वापस लौटाना पड़ेगा पैसा। दिस इज वेरी ट्रिकी सर। यस इट इज। तो इसके लिए क्या कहा गया, ऑडिटर को क्या चेक करना है, चेक द क्रेडिट रेटिंग असाइंड, the public deposit accepted or held should be in accordance with the credit rating assigned. In case of upgrading or downgrading of credit rating, NBFC will have to reduce its public deposit within a specified time frame and inform the same in writing. Obviously बात है increase optional होगा. In event of downgrading below the minimum specified investment grade, तो minimum investment grade की credit rating होना चाहिए। आपने सुना होगा ना AAA+ ऐसे अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, बट हर रेटिंग को अगर अपन देखा जाए तो अपन उसको डिकोड कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए आपके पास। और एनबीएफसी, आईसीसी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी और फैक्टर्स, दे विल हैव टू रेगुलराइज द एक्सेस डिपॉजिट एज प्रोवाइडेड हियर अंडर। तो अगर आपकी डाउनग्रेड हुई है तो आप सबसे पहले फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ना ही आप कोई डिपॉजिट को रिन्यू करोगे। सारे एग्जिस्टिंग डिपॉजिट विल रन ऑफ टू मैच्योरिटी। 15 वर्किंग डेज में आपको रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को इन्फॉर्म करना है जहाँ पे आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। जैसे आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है ना, आपका आरओसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा या अलग अलग रीजन्स की कंपनीज के लिए अलग अलग होगा, वैसे ही यहाँ पे भी जो भी आरबीआई का रीजनल ऑफिस आप पे लगता है आपको वहाँ पे 15 दिन में वर्किंग डेज में इन्फॉर्म करना है। और कोई भी मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट को रिन्यू तब तक नहीं किया जाएगा जब तक डिपॉजिटर कंसेंट ना कर दे। यानी क्या है, सबसे पहली बात, नए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बंद करो, रिन्यू करना बंद करो, सारे रन ऑफ टू मैच्योरिटी होंगे, 15 दिन वर्किंग डेज में आरबीआई को रिपोर्ट करो, और रिन्यू तब तक नहीं करोगे जब तक एक्सप्रेस परमिशन आपको नहीं मिल जाती है अपने डिपॉजिटर्स की, चलो ठीक है रिड्यूस या चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना है अमाउंट पे आप हमें रिन्यू करके दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आता है क्रेडिट रेटिंग इन पब्लिक डिपॉजिट का। पर क्वेश्चन आता है मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में क्या क्या चेक करोगे, तो सिर्फ ये सब नहीं लिखना है, ABCD सब लिखना है। तो अभी तो सिर्फ अपन ने क्रेडिट रेटिंग देखा है, इसके अलावा और क्या चेक करेंगे, तो सीधी सी बात है हम चेक करेंगे ब्याज सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं, और ब्रोकरेज, यानी ये दोनों कौन से हो गए, खर्चे वाली बात है।
पब्लिक डिपॉजिट पे आपका खर्चा क्या होगा, एक होगा ब्याज का, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही है या नहीं, और दूसरा ब्रोकरेज जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा तो नहीं। थर्ड प्रोसीजर होगा एक, ये आपको कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपके पास रिटर्न एप्लीकेशन डिपॉजिटर के आना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में ही आपका पब्लिक डिपॉजिट इशू होगा। और फिर होगा आपका बुक कीपिंग में आपको क्या इंश्योर करना है कि एक डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन किया जाए जिसमें फॉर्म्स के थ्रू और जो पैसा आया है उसके थ्रू हम क्रॉस चेक कर सकें। नेक्स्ट, और क्या चेक करना है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्या हमने रीपेमेंट प्रॉपर किया है, ये तो कहीं आया ही नहीं था, तो रीपेमेंट चेक करना होगा, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का। लिक्विड असेट्स में हमें इन्वेस्ट करना है, अगर पब्लिक डिपॉजिट लिया वो किया या नहीं, जो अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ा, पिछले पॉइंट में। आरबीआई को रिटर्न फाइल करना पड़ता है आपको पब्लिक डिपॉजिट्स अगर आपने रेज किए पीरियडिकली, वो किया गया या नहीं। इनकेस अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो एक स्पेशल फीचर है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये कहते हुए कि हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताकि अगर कोई एनबीएफसी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा कि तुमने रिजॉल्व किया था कि हम नहीं करेंगे और फिर तुम्हारी कंपनी ने कैसे कर लिया। अगर आप ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है या ट्रेडिंग इन शेयर सिक्योरिटी है, देन इन दैट केस आप ध्यान रखिएगा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी क्या नहीं कर सकती, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आर यू रेगुलर इन पेइंग ड्यू डेल है तो क्यों है, लिक्विड एसेट्स में आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ऑडिटर चेक करेगा, आरबीआई के पास है तो उनसे सर्टिफिकेट लेगा, कोई शेड्यूल बैंक में इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से क्रॉस चेक करेंगे। बोर्ड का रिजोल्यूशन पास हो गया है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं करेंगे। ग्रुप होल्डिंग कंपनी के केस में, इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में बोर्ड रिजोल्यूशन कि हम सिर्फ ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और हम किसी तरह का पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही हमने किया है। तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैंने बताया था आपको कंपलसरी होता है, इन लोगों को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं होती है। तो ये आपके सारे क्या है, 5th नंबर पॉइंट है, विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन एज एन ऑडिट प्रोसीजर। एंड देन इसके बाद में हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंस मतलब सूझबूझ, सूझबूझ में क्या बोलेगा आरबीआई की, देखो सूझबूझ है बेटा कि तुम पैसा पूरा एक जगह इन्वेस्ट मत करो, सूझबूझ कहती है कि तुम एक सेक्टर में एक कंपनी को ही पूरा पैसा लोन के रूप में मत दे दो, डाइवर्सिफाई करो। सूझबूझ कहती है पैसा नहीं आ रहा है तो एनपीए का प्रोविजन बनाओ। तो ये सारे नॉर्म्स आरबीआई के ऑडिटर को चेक करना पड़ते हैं और उस पर रिपोर्ट देना पड़ती है। तो क्या क्या तरह की चीज़ों पे प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, इनकम रिकॉग्निशन ऑन एनपीएस, इन्वेस्टमेंट पे इनकम अगर इन्वेस्टमेंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाए, एएस फॉलो करना है या इंडेस फॉलो करना है, कैसे क्लासिफाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स को इनटू, तो यहाँ पे भी अलग अलग होता है, जैसे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और अलग अलग कैटेगरी होती है। प्रोविजन बैड डेट्स का एडवांसेस पे कैसे बनाना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नॉर्म्स, खुद के शेयर्स के अगेंस्ट में कभी भी लोन नहीं देना, क्यों, क्योंकि सामने वाला लोन नहीं पे करेगा तो तुमको अपने शेयर बायबैक करना पड़ेंगे, इलीगल हो जाएगा वो। देन प्रोहिबिशन ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फेलियर टू रिपे पब्लिक डिपॉजिट, नॉर्म्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब अगर आप डिपॉजिट नहीं रिपे कर पाओगे तो आपको लोन नहीं लेने देंगे। और साथ ही साथ में आखिरी पॉइंट क्या है, आप एक ही पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर में पूरा पैसा लोन के रूप में नहीं दोगे या इन्वेस्ट नहीं करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे। प्लस पॉलिसी आपको बनाना चाहिए डिमांड कॉल लोन्स के लिए, वेरीफाई करना चाहिए कि जो एडवांसेस है उसका क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग सही से हुई है या नहीं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में देखना चाहिए अनरियलाइज्ड इनकम रिवर्स करी है और कैश बेसिस पे आ गए अक्रूवल बेसिस से। इफ लास्ट ईयर एनपीए नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए इन करंट ईयर, एग्जामिन वेदर द अकाउंट हैज बिकम रेगुलर। यानी जो जो एनपीए थे लास्ट ईयर के सब वेरीफाई करो कि वो एनपीए इस साल एनपीए है या नहीं है, और इन केस अगर नहीं है तो इन दैट केस यू विल हैव टू चेक कि भैया पिछली बार एनपीए था और इस बार क्यों नहीं है। और अगर इस बार एनपीए नहीं है तो इसका मतलब वो अपग्रेड हुआ होगा, तो उसमें चेक करो कि सब कुछ रीपेमेंट प्रॉपर आया है नहीं। तो ये सारी चीज़ें कितने कैसे याद रखेंगे, आपको सब जगह ऊपर चार्ट में यहाँ पे समरीज देने की कोशिश की है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखना अपने को अलग अलग तरह के, पॉलिसी आप चेक करेंगे किससे रिलेटेड, डिमांड और कॉल लोन्स, क्लासिफिकेशन चेक करना है, नॉन परफॉर्मिंग अनरियलाइज्ड इनकम उसकी रिवर्स करनी है, लास्ट ईयर के एनपीए इस साल क्यों नहीं है एनपीए, ये चेक करना है। ये सारे पॉइंट्स है। तो ये अपना एक पेज और हो गया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए प्रोसीजर्स के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स दिया गया है बाय एनबीएफसी। टोटल आप देखोगे तो एनबीएफसी को फ्रॉड्स को 7 सेट्स में क्लासिफाई करना पड़ता है, और कोई फ्रॉड्स आते हैं तो अकॉर्डिंगली आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट करते समय इन 7 में क्लासिफाई करते हैं। दिस इज इंडियन पीनल कोड में भी इस तरह का क्लासिफिकेशन है, भारतीय न्याय संहिता हो गया। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है सर, बहुत सिंपल तो नहीं है पर फिर भी तरीका है, एनबीएफसी CF डॉलर, FC का ही उल्टा कर दिया CF
$7 7 है तो आखिरी तो अदर्स ही होगा, तो ये आखिरी एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कवर्ड हुआ। तो कितने बचे अपने पास? 6। अब ये 6 को हैंडल करना है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं, एन, विच इज नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। क्यों इंपॉर्टेंट है? कैश शॉर्टेज के केस में नियम दिया गया है कि अगर आपकी कैश शॉर्टेज 5,000 रुपये तक की है जो ऑडिटर ने डिटेक्ट करी है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि अपने आप में फ्रॉडुलेंट है। नेग्लिजेंस फ्रॉडुलेंट आपको आरबीआई को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चलता है। और अगर आपने ही कैश शॉर्टेज पकड़ ली थी और वो 10,000 रुपये तक की है, तो भी ये नहीं माना जाएगा कि वो इंटेंशनल है, यानी फ्रॉडुलेंट नेचर की है। तो क्योंकि आपको ये फ्रॉड्स आरबीआई को रिपोर्ट करना है, यहाँ पे दिया गया है रिपोर्टेड एज फ्रॉड इज इंटेंशन इज टू चीट और डिफ्रॉड, एक्सेप्ट these will be treated as fraud irrespective of intention। तो ये सब फ्रॉड कब है? जब आपने इसे जान करके किया है। एक्सेप्ट कैश शॉर्टेज का नियम है कि नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज में अगर 5,000 रुपये तक की ऑडिटर ने डिटेक्ट की है, नो प्रॉब्लम। आपने सेल्फ डिटेक्ट करके रख रही थी, ऑडिटर आया तो आपने खुद ही ने बता दिया था कि इतनी हमारी कैश गायब हुई है, वो 10,000 रुपये तक की है तो नो प्रॉब्लम। उससे ज़्यादा है तो फिर इंटेंशन हो नहीं हो, केयरलेसली हुआ, कुछ भी हो, इसे फ्रॉड माना जाएगा और इसे आरबीआई को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपना नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज हो गया। सी फॉर नॉट कैश शॉर्टेज, नेग्लिजेंस, एन। बी इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। If there is a criminal breach of trust or misappropriation, that is also treated as another kind of fraud. NBFC, F. This F basically relates to forgery. Forged instrument कर लिया आपने, डीडी को कॉपी करके फॉर्जरी कर ली किसी ने साथ और उसके साथ इनकैश करा लिया, हालांकि बैंक्स में हो सकता है ऐसा। तो फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के या फिक्टिशियस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले लिया और गायब हो गए, इस तरह की कोई चीज़, तो फॉर्जरी, F फॉर फॉर्जरी। NNC इज फॉर क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आपने किसी को लोन दे दिया इन अगेंस्ट अ गिफ्ट, अ पर्सनल बेनिफिट, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। सर सी से चीटिंग भी है, तो इसके लिए इसको CF कर दिया, चीटिंग एंड फॉर्जरी। और डॉलर यानी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फ्रॉड। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, NBFC के फ्रॉड में NBFC, CF, डॉलर। कूल, वंडरफुल, कम ऑन, नेक्स्ट। क्योंकि सबसे पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ NBFC जो यूजुअली एक कमर्शियल NBFC के रूप में जनता के साथ, पब्लिक एट लार्ज के साथ डील करेगी, जैसे टाटा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एडलवाइस एंड ऑल, ये सब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ये पास ट्रैक रिकॉर्ड दिया हुआ है, कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले NBFC क्या करती थी, अगर लीजिंग करती थी तो उसे लीज कंपनी बोलते थे, अगर वो लोन देती थी तो लोन कंपनी कहते थे, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स मेनली करती थी पैसे का तो इन्वेस्टमेंट कहते थे। फिर इन सबको मर्ज करके एक कैटेगरी बना दी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। अब एक ही कंपनी लोन देने का काम, इन्वेस्ट करने का काम, लीजिंग का काम, सारे काम कर सकती है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में जब आप चेकिंग करोगे तो क्या चेक करोगे? तो देखो सीधी सी बात है, इसमें दो मेजर एरियाज होंगे। या तो ये पैसा जो इसके पास है शेयर होल्डर्स का, पब्लिक डिपॉजिट का, वो इन्वेस्ट करके पैसे बनाएगी, या ये लोगों को लोन देगी और पैसे बनाएगी। तो इसका काम या तो इन्वेस्टमेंट का होगा या लोन का होगा। इससे रिलेटेड टोटल 16 पॉइंट आपके मॉड्यूल में दिए गए। मैंने उन 16 पॉइंट को रीशफल कर दिया और जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थे और लोन रिलेटेड थे उनको सीक्वेंस में डाल दिया। तो मॉड्यूल में आपको सीक्वेंस ऊपर नीचे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप्स नहीं है, कोई भी सीक्वेंस में एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। आई जहाँ लिखा है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, जहाँ पे भी एल लिखा है वो लोन रिलेटेड है। आई और एल है तो दोनों के लिए रेलिवेंट है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे? लॉजिकली आप खुद सोचोगे तो कई सारे पॉइंट ऐसे ही मन में दिमाग में आ जाएंगे। पहले अपन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले ऑथराइज्ड होना चाहिए, तो बोर्ड मिनट्स। कहाँ से किया गया होगा इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, स्टॉक ब्रोकर के इन्वेस्ट करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, तो बिल कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है या लंबे समय तक 12 महीने ऊपर हो गए और आपको उसका ब्याज ड्यू हो गया, नहीं मिला, तो उसको आपको NPA जैसा मानना पड़ता है, इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस पे करना पड़ता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स कहते हैं, तो जहाँ भी लग रहे हो फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस इनके ऊपर लगते हैं NBFCs के ऊपर, तो उसका कंप्लायंस फॉर अकाउंटिंग पर्पस चेक करेंगे। इनकम रिकॉग्निशन नॉर्मली अक्रूवल बेसिस पे होगा, सिर्फ अगर वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर, डिविडेंड्स या म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स या फिर NPA एसेट्स है, तो उस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली क्या होगा, कैश बेसिस। बाकी सब में अक्रूवल चलेगा। इन्वेस्टमेंट है तो फिजिकली वेरीफाई करोगे आप स्क्रिप्ट्स को है या नहीं है, और अगर डीमैट के हैं तो डीमैट के सर्टिफिकेट्स या लेजर अकाउंट से चेक करेंगे।
अनलिस्टेड शेयर्स के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर खरीदते हो और 20% या उससे ज़्यादा, तो आरबीआई मानता है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लोन दिया है। तो ये चेक कर लेना कि अनलिस्टेड डिवेंचर्स आपने खरीदे, शेयर्स नहीं, सॉरी डिवेंचर्स, और वो आरबीआई के नॉर्म्स में आते हैं, तो फिर माना जाएगा कि ये अपने आप में एक तरह से क्या है, इट इज़ लाइक अ लोन गिवन, तो इसे एडवांस ट्रीट किया जाएगा। सब्सिडरी और ग्रुप कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मेनली प्राइस चेक कर लीजिएगा कि आपने कम या ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं दिया है, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर का नुकसान तो नहीं किया। एक सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम होती है जिसमें आपके पास सिक्योरिटी रखी हुई है और आप आरबीआई की सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्लेयर हैं। तो समझो मेरे पास रिलायंस के शेयर रखे, मुझे 10 साल तक बेचना नहीं, मेरा कोई दोस्त आया, उसने बोला यार मुझे थोड़ी ट्रेडिंग करना है, रिलायंस के तेरे पास शेयर रखे थे, मैं उसे किराए पे दे दूंगा। उसने बोला बस 6 महीने के लिए दे दे, वापस दे दूंगा, 6 महीने में फ्लक्चुएशन के मजे लूंगा। तो मैंने उसे दे दिया, 6 महीने बाद उसने मुझे वापस दे दिया विथ रेंट। इसे बोलते हैं सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर यहाँ पे, भैया पैसा वापस आया या नहीं, बोरोवर ने जो रेंट पे बनता है वो दिया है या नहीं, और अगर इस दिन बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई तो हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा उससे कि उसने इतनी सिक्योरिटी हमारी बोरो कर रखी। ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट हो गए। अब आ जाते हैं लोन्स। लोन दोगे तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू अप्रेजल एंड रिकवरी। सैंक्शन के लिए जैसे वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कमेटी की हमने मीटिंग्स देखी थी, वैसे यहाँ पे सैंक्शन के किसको पावर दिए गए, जिसे दिए गए होंगे उसको एक लिमिट दी गई होगी, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी, नॉर्मली आप लोन दोगे तो बदले में सिक्योरिटी लोगे, तो क्या लिए, उसकी वैल्यू क्या है, और क्रेडिट वर्दिनेस बोरोवर की प्रॉपर है या नहीं। पीरियडिकली आप बैलेंस कंफर्मेशन लोगे कि भैया इतना पैसा लेना बाकी है, रिकनसाइल करेंगे, डिफरेंसेस आएंगे तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स यानी एनपीए के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। अगर रीपेमेंट 3 महीने से ज़्यादा है, जो भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड हमने डिस्कस किया था, तो खाता एनपीए। ध्यान रखना दोस्तों, अपने खुद के शेयर्स के अगेंस्ट में एनबीएफसीज को एडवांस देना परमिटेड नहीं है, क्योंकि सामने वाला पे नहीं करेगा तो आप जब्त करोगे तो बाय बैक हो जाएगा, इसलिए इशू। 18 पॉइंट्स है, सॉरी नॉट 16। बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग नॉर्मली कौन करेगा तो लोन कंपनीज कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो अगर आपने बिल डिस्काउंटिंग की है तो ध्यान रखना, नंबर 1 यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, बिल डिस्काउंटिंग के केस में कि आपके पास पहले प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, और डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉर्मली जब तक बिल रिकवर नहीं होगा तब तक इनकम बुक नहीं किए जाएंगे। डिस्काउंटिंग अगर आपने इंटरेस्ट की करी है तो उस केस में आप पीरियड में एलोकेट कर सकते हो इंटरेस्ट। 6 महीने का बिल था, अभी डिस्काउंट किया तो आप 6 महीने में इंटरेस्ट बुक करोगे। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनबीएफसीज को बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी पूरी असेट एक ही कंपनी में लगा दी या एक ही ग्रुप में लगा दी। इनफैक्ट आप अपनी टोटल असेट्स का मैक्सिमम 15% एक सिंगल कंपनी को या तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के थ्रू या लोन के थ्रू में दे सकते हो। मैं उस कंपनी के शेयर भी खरीद रहा हूँ और लोन भी दे रहा हूँ, तो वो दोनों मिला के 25% हो सकता है। और मैं उसकी सब्सिडरी जेवी के भी खरीद रहा हूँ तो सारी ग्रुप कंपनी का मिला के 40% होगा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट लोन सब आ गया, आपको तीनों लिमिट फुलफिल कर। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 15% का इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में कर दिया और 15% ऑफ द टोटल एसेट, एनबीएफसी की टोटल एसेट है 100 करोड़, 15 करोड़ मैंने एक सिंगल कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए और 15 करोड़ उसे लोन भी दे दिया, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि टोटल एक ही कंपनी में आपने अपनी टोटल एसेट का 30 करोड़ लगा दिया और वो 25% की लिमिट से ज़्यादा है। सिमिलरली एक एनबीएफसी की 100 करोड़ की टोटल एसेट है और वो चाहती है कि एक दूसरी किसी कंपनी में 25 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दे, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट उसके शेयर में हो रहा है तो मैक्सिमम लिमिट 15%, आप उसे लोन दे रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट 15%। तो इंडिविजुअल लिमिट शेयर में इन्वेस्ट करने की और लोन देने की 15% है, कलेक्टिव लिमिट 25% है अगर सिंगल कंपनी की बात। पर ग्रुप में इंडिविजुअल कोई लिमिट नहीं है, सब मिला के 40% ऑफ टोटल असेट्स है, इससे ज़्यादा आप सिंगल एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये पिंग में आपको क्या दे दिए, सारे ऑडिट चेकलिस्ट के पॉइंट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का क्वेश्चन आएगा तो ये 18 पॉइंट है जो आपको कवर करना है। अगर सिर्फ लोन कंपनी पूछे तो वो वाले लिखना है, इन्वेस्टमेंट कंपनी पूछे तो वो वाले लिखना। लास्ट वाला पॉइंट लोन इन्वेस्टमेंट कंपनी दोनों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो अब आपका ऑडिट प्रोसीजर भी हो गया, अब आपको किस पे आना है, ऑडिट रिपोर्ट। दैट्स इट, फिनिश, एनबीएफसी खत्म। जी हाँ सर, वाओ। तो दोस्तों ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, तो ध्यान रखना, ऑडिटर टोटल 3 रिपोर्ट देता है। एक शेयर होल्डर्स को देगा एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि एनबीएफसी सी फॉर कंपनी तो है ही है ये। दूसरी रिपोर्ट देगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
और थर्ड रिपोर्ट जो अपन अगले पेज पे देखेंगे आरबीआई को, ये सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है, जिसका मतलब अगर कुछ गड़बड़ मिली तो रिपोर्ट करना है, नहीं तो नहीं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है नॉर्मली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप क्या रिपोर्ट दोगे उसके ऊपर आता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कितने मैटर है? ABCD 1 2 3 4 दैट सी इट। वाओ, सबसे पहले देखते हैं मैटर ये। सारी NBFCs के केस में आपको ये बताना है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन, क्या आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है? क्या आप 50-50 टेस्ट मीट करते हैं? क्या आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होल्ड करने के लिए एंटाइटल्ड हैं? यानी आपने नॉर्म्स कंप्लाई किया, नेट ऑन फंड, लिक्विड एसेट जो भी है। और आपको अल्टीमेटली एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के द्वारा साइन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट बट नॉट लेटर देन 30 दिसंबर ऑफ दैट ईयर। इसमें आप प्राइमरली क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट प्राइमरली गिविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये सारी NBFCs के केस पे। तो ये एग्जाम में कब लिखोगे? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑडिटर को क्या चेक करना है? NBFCs के केस में नहीं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है और कैसे चेक करना है। तो सेकंड, अगर आपकी NBFC पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसमें एडिशनली ये चीज़ें बता दी है। बाप रे सर, ये तो बहुत सारी है। तो चिंता न को, क्यों? क्योंकि आपके लिए ये सारे पॉइंट को डिवाइड किया मैंने। तो आप इन पॉइंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ पॉइंट डिपॉजिट रिलेटेड है, कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटेड है, कुछ क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड है और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, कंप्लायंस विद अदर रिक्वायरमेंट। डिपॉजिट में क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस से भी लिखोगे तो सर विद इन लिमिट होना चाहिए, रीपेमेंट हुआ जाना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट अगर डिटोरिएट हो गई है तो अपन ने रिफंड कर दिया, रन ऑफ टू मेच्योरिटी, एक्सेस पे कर दिया, ओवर ड्यूज तो नहीं, कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है, रिटर्न्स फाइल हुआ नहीं, ऐसी बातें होंगी। तो वेदर द फॉलोइंग आर विद इन लिमिट, क्या पब्लिक डिपॉजिट एंड अदर बोरिंग्स। तो क्या होता है, एक ओवरऑल बोरिंग के ऊपर लिमिट है। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड बोरिंग्स कर सकते हो। अदर देन पब्लिक डिपॉजिट क्या हो सकता है? बोरिंग शेयर होल्डर से हो सकती है, मेंबर से, जो पब्लिक डिपॉजिट में शामिल नहीं होगा। 2 डिपॉजिट्स हो सकता है आपने बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज किया हो, या पब्लिक डिपॉजिट के अलावा दूसरी एंटिटीज से, RBI या किसी से लोन लिया हो। अगर आपके डिपॉजिट एक्सेस अबाव लिमिट्स हो गए हैं तो उसे रेगुलराइज किया है या नहीं। नॉर्मली जब क्रेडिट रेटिंग आपकी डिटोरिएट हो गई है बाद में, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, रीपेमेंट में कोई वायलेशन तो नहीं है, आपने जो रिस्ट्रिक्शंस आप पे इम्पोज किए थे उसके। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग आपको मिली है या नहीं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप पब्लिक डिपॉजिट्स ले रहे हो। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते हो और अगर आप सिस्टमिक इंपॉर्टेंस की NBFC है तो भी आपको क्रेडिट रेटिंग मेंटेन करना है। ध्यान रखना, क्रेडिट रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 3 लोगों को मेंटेन करना है। 3 तरह की NBFCs में से 2 को करना है, पब्लिक डिपॉजिट और नॉन पब्लिक डिपॉजिट बट SI। जो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही है और नॉन SI है उन्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 15% होता है। हर डिपॉजिट स्कीम का आपका क्रेडिट रेटिंग अलग लेना पड़ता है। वो इन फोर्स है या नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गई है, और किसी भी समय पे आपके डिपॉजिट्स लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं चले गए बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग। प्रूडेंशियल नॉर्म्स जितने अपन ने शुरू में पढ़े थे, RBI ने दे रखे हैं, उन सबका पालन हमको चेक करना है। वेदर इट इज इनकम रिकग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक्सपोजर नॉर्म्स, और NBS 1 हमारा रिटर्न जाएगा। क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स जाना पड़ेगा RBI को। इसके बाद में अदर में क्या होता है, तो लिक्विड एसेट्स, अगर आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हो तो अप्रूव्ड सिक्योरिटी में पैसा आपको रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट्स एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज प्लस। RBI क्या करती है, अगर आपको कोई नई ब्रांच खोलनी है ना तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पहले आपको RBI से परमिशन लेना पड़ती है। नॉर्मली RBI इन ऑर्डर टू हैव अ गुड इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ NBFCs अक्रॉस द कंट्री, वो आपको क्या बोलेगी, आप बोलोगे मुझे मुंबई में एक ब्रांच खोलना है तो बोलेंगे ठीक है तुम Tier 2 में 3 ब्रांच खोलो, या Tier 3 सिटीज में 10 ब्रांच खोलो, तो मुंबई में एक ब्रांच खोलने की परमिशन मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आप सब जगह ब्रांच खोलोगे तो इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू चेक। इसी तरह से क्लोजर ऑफ ब्रांच है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एजेंट अपॉइंट किए NBFC के, पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 फॉलो किए या नहीं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर B। ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक डिपॉजिट। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो क्या? पहले तो बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करना है कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ऑडिटर चेक करेगा कहीं कर तो नहीं लिया रिजोल्यूशन पास करने के बाद भी। आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो कंप्लाई करने ही करने हैं दोस्तों, भले ही पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं करना है, पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, नेट ओन फंड्स की फुलफिल करना सबके लिए एप्लीकेबल है, वो पॉइंट ए में था। प्लस आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स सारे फुलफिल करना है, यानी कि एनपीए प्रोविजंस, उसका प्रूडेंशियल नॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर वो 15, 25, 40% सब कुछ। अगर आप एमएफआई है तो आपको आरबीआई सस्ते में लोन देता है, तो क्लासिफिकेशन वगैरह सही है या नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, इफ यू आर एन एनबीएफसी विच इज एनडी बट एसआई, तो ही आप पे रेलिवेंट है, नहीं तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो आपने मिनिमम कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन किया है या नहीं, और आरबीआई को एनुअल स्टेटमेंट, कैपिटल फंड, रिस्क एसेट एक्सपोजर रेशियो, रिस्क एसेट रेशियो आपको एनबीएस 7 में देना पड़ता है। फॉर्म नंबर्स कभी आज तक तो पूछे नहीं है। एंड लास्ट पार्ट, अगर आप एक ऐसी एनबीएफसी है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन है, जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, अब देखेंगे कि क्या आपको आरबीआई ने स्पेसिफिकली एग्जाम किया है या कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करके एग्जाम किया और वो कंडीशंस का पूरी हुई है या नहीं हुई है। आपकी पूरी रिपोर्ट में कोई भी अगर मॉडिफाइड या एडवर्स कमेंट आता है तो आपको उसके रीजंस देना पड़ेंगे। आप अगर डिस्क्लेमर देना चाह रहे हो तो भी आपको उसके रीजंस देना पड़ेंगे। ये खत्म हो गई तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट ए और बी। कौन सी? शेयर होल्डर को तो नॉर्मल रिपोर्ट है सेक्शन 143 के अंतर्गत जो जाएगी। इसके अलावा आपको रिपोर्ट किसको देना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन सेक्शन 45 MA ऑफ द आरबीआई एक्ट फॉर एनबीएफसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आपको एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। अगर नहीं किया है तो आप आरबीआई को ऑडिटर बताएगा और उसे 143 में मेंशन करेगा। ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कौन सबमिट करती है? एनबीएफसी। किसको? आरबीआई को। आरबीआई को नहीं किया है तो ऑडिटर को क्या करना है? ये बताना है आरबीआई को कि टोटल डिपॉजिट कितने होल्ड किए हुए हैं, प्लस सेक्शन 143 में भी ये बताना पड़ेगा। तो ये याद रखना, एमसीक्यू आ जाए तो। पब्लिक डिपॉजिट के रिटर्न्स अगर आरबीआई को फर्निश नहीं किए हैं तो ऑडिटर को किसे रिपोर्ट करना है? तो ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू आरबीआई ऑल्सो, और सेक्शन 143 की रिपोर्ट में एक कमेंट भी डालना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा क्या कारो एप्लीकेबल होती है? तो कंपनीज एक्ट की बात करें तो यस, कारो इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी कंपनी अनलेस वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एग्जम्पशन लिमिट में आती है। बैंक्स पे नहीं लगती कारो, लेकिन एनबीएफसी पे लगती है। उसमें क्लॉज 16 है जो किससे रिलेटेड है? आपका कारो से रिलेटेड, सॉरी एनबीएफसी से रिलेटेड, जो अपन कारो में डिस्कस करेंगे। यहाँ रेफरेंस के लिए दिया है। क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे तो कारो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी। इसके अलावा यहाँ पे एक स्कैन करने को वो दिया है, आप स्कैन करेंगे तो उसमें ये कुछ बेसिकली चेंज हुआ है, पर इंस्टीट्यूट ने अभी अपडेट किया नहीं है, तो ये पुराना ही प्रोविजन है जो यहाँ पे दिया हुआ है। किसको? रिपोर्टिंग टू एक्सेप्शन रिपोर्ट, जो किसको किया जा रहा है? बैंक का मतलब यहाँ पे कौन है? आरबीआई। तो ये पुराना प्रोविजन अभी भी है। ये हमारी वो सी वाली रिपोर्ट है, तीसरी वाली। आरबीआई को हमें कब रिपोर्ट करना है? इन केस एनी मैटर टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, और in the opinion of auditor the company has not complied with any of these directions, it will be obligation of the auditor to make a report containing detail of such unfavorable qualified statement to the concerned regional office of the Department of Non-Banking Supervision of the bank, NBS of the bank मतलब RBI. The duty of auditor shall be to report only contraventions under the provisions of RBI Act, and the report shall not contain any statement with respect to compliance of any of those provisions. तो जिसका पालन हुआ है वो रिपोर्ट नहीं करना है। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। जिसका पालन नहीं किया है बस आरबीआई को वही रिपोर्ट करो। तो कोई भी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनफेवरेबल रिपोर्ट है, आरबीआई को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई अनफेवरेबल कमेंट है, प्लस इन 4 डायरेक्शंस का अगर नॉन कंप्लायंस है तो। क्या? आरबीआई एक्ट 1934 का चैप्टर 3B। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, देन प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एज वेल एज नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। तो सिंपल है, क्या 4 नॉर्म्स दिए गए आपको? डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग के प्रूडेंशियल नॉर्म्स, देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के नॉर्म्स, और इन सब के अलावा चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट के। ये 2016 के हैं। These are all relating to 2016 ईयर। इनकी चीज वो ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड रिपोर्ट हो गई। और फाइनली एक कंपैरिजन दिया गया है शेड्यूल 3 डिवीजन 3 में और शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 में क्या फ़र्क है। तो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंड एस फॉलो करने वाली कंपनी, और शेड्यूल 3 डिवीजन 3 किस पे एप्लीकेबल है, एनबीएफसी जो इंड एस फॉलो कर रही है। इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कौन सी एनबीएफसी को इंड एस फॉलो करना है। वो एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है एज पर द कंपनीज इंड एस रूल्स 2015 1 अप्रैल 18 से, या फिर अगर आप लिस्टेड हो तो आपको 1 अप्रैल 19 से करना है रिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, अनलिस्टेड हो तो 250 करोड़ से। ये आप एफआर में देखेंगे। किसी कंपनी पे लगेगा तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट पे भी लग जाएगा। ध्यान रखना एनबीएफसी के केस में नेटवर्थ 31 मार्च 2016 और उसके बाद हर 31 मार्च पे चेक करेंगे। वॉलंटरी एप्लीकेशन ऑफ इंड एस फॉर एनबीएफसी इज नॉट परमिटेड, अलाउड नहीं पहला। तो अब डिवीजन 2 और 3 में क्या फर्क है। सबसे पहले एनबीएफसी के बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट नहीं होता है, लिक्विडिटी के ऑर्डर में आता है। तो दे स्टार्ट विद कैश इन बैंक बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड दे एंड विद अदर नॉन करंट एसेट्स, इस तरह से। हालांकि अदर एसेट्स तो ये लिक्विडिटी के ऑर्डर में आएगा। सेकंड, अपन देखते हैं डिवीजन 2 के अंतर्गत कि कोई भी इनकम और एक्सपेंस की आइटम इफ इट इज मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम, 1% फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर, तो उसे हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन इसकी जगह यहाँ पे 1% ऑफ टोटल इनकम है। ध्यान रखना हर जगह मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन है। तो एनबीएफसी के केस में 10 लाख वाली कंडीशन नहीं है। देन रिसीवेबल्स में डेट ड्यू फ्रॉम एलएलपी, जहाँ डायरेक्टर या पार्टनर या मेंबर या पार्टनर आपका, डायरेक्टर आपका मेंबर या पार्टनर है, ऐसी एंटिटीज से कोई रिसीवेबल है तो अलग से बताना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग से आपको प्रॉफिट और लॉस पे बनानी है, जबकि आप डिवीजन 2 में उसे नोट्स में बता सकते हो। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पेयर्ड आपको देना है, और क्योंकि मेजर काम ही लोन देने का है तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और स्टैट्यूटरी रिजर्व पे कोई रिस्ट्रिक्शन अटैच्ड है तो वो आपको बताना है। इसके ऊपर 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इन सब के अलावा स्केल बेस्ड रेगुलेशन अपन ने डिस्कस कर लिया है। समय के साथ साथ इसमें कई सारे चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस जैसे जैसे आएंगे, ऑलरेडी कुछ आ चुके हैं जो इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल किए नहीं आपके ऊपर। तो इसके लिए अभी जो मई 24 में एप्लीकेबल है वो डिस्कस्ड है यहाँ पे। इसके बाद कोई चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रिंटेड ड्रोन चार्ट है उसमें आपको एक QR कोड दिखेगा, आप देख रहे हैं। तो ये QR कोड जो है इस QR कोड को स्कैन करोगे तो जो भी चेंजेस होंगे अपडेटेड मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो इसके लिए आपको चेंजेस अमेंडमेंट कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही आएंगे QR कोड स्कैन करिए, वहीं पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके पूरे ICI के मॉड्यूल में जो यहाँ दिया है बस वही है। इसके अलावा कोई चीज़ है तो एक वो डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 का पूरा फॉर्मेट दिया है, वो भी आप QR कोड स्कैन करोगे तो आपको पूरा फॉर्मेट वहाँ दिख जाएगा। दैट इज़ ओनली फॉर योर रेफरेंस। ये हमारा NBFC का ऑडिट डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।